बहू, क्या मैं आपके कमरे में आज रात आ सकता हूँ? क्योंकि मैं बहुत अकेला रहता हूँ, मुझे तन्हाई। देखो बहू, तुम्हारी सास तो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं अकेला रहने लगा हूँ और मुझे अंदर की आग बहुत खाई जा रही है। ससुर जी, यह क्या कह रहे हैं आप? मैं आपकी बहू हूँ, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? बहू, तुम्हारे अंदर भी कुछ अरमान होंगे और तुम्हें भी कुछ जरूरतें होंगे और तुम्हारे अंदर की आग भी भड़क रही होगी। ससुर जी, तुम मेरी आग को नहीं शांत कर पाओगे। मेरे अंदर की आग सिर्फ तुम्हारा बेटा ही शांत कर पाएगा। बहू, मुझे बूढ़ा मत समझिए, इस शरीर में अभी उतना ही दम है जितना जवानी में था। मैं आज भी वह कर सकता हूँ जो मेरा बेटा नहीं कर सकता। देखिए बहू, बेटा आज 5 सालों से बाहर काम रहा है, तुम्हें भी कुछ जरूरतें होंगे, वो जरूरतें मैं पूरी कर दूंगा। बस बहू मेरा साथ दीजिए। पापा जी, आप आज मेरे कमरे में रात में आ जाइएगा। गांव के एक पुराने लेकिन साफ सुथरे घर में विजय कुमार नाम का एक सादगी भरा बुजुर्ग आदमी रहा करता था। उम्र करीब 62 के पार हो चुकी थी, लेकिन चाल में आज भी आत्मसम्मान झलकता था। सालों पहले उसकी पत्नी इस दुनिया को अलविदा कह गई थी। एक बेटा था अभिमन्यु, जो शादी के कुछ समय बाद ही नौकरी के सिलसिले में विदेश चला गया था। अब उस घर में सिर्फ 2 लोग रहते थे, विजय कुमार और उसकी बहू प्रिया। प्रिया एक समझदार और संस्कारी लड़की थी। ससुर के प्रति आदर और सेवा उसके स्वभाव में था और विजय कुमार उसे अपनी बेटी की तरह मानता था। लेकिन अकेलेपन का साया किसी के चेहरे की मुस्कान को धीरे धीरे चुराता चला जाता है। विजय कुमार के दिन तो किसी तरह कट जाते, लेकिन रातें उसे काटने दौड़ती थीं। एक दिन की बात है जब सुबह की पहली किरण खिड़की से झांक रही थी। प्रिया ने चाय बनाई और टेबल पर रख दी। विजय कुमार वहीं बरामदे में बैठा था। उसने प्रिया को भी पास में बैठने को कहा। वह हल्की सी मुस्कान के साथ बैठ गई। तभी विजय कुमार बोला, प्रिया बेटा, मैं अब इस अकेलेपन से थक गया हूँ। कितने दिन यूं ही कटेंगे। कभी कभी लगता है कि मुझे फिर से एक साथी की जरूरत है। प्रिया थोड़ी चौंकी लेकिन गंभीरता से बोली, ससुर जी, आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? मैं तो हूं ना आपके साथ। विजय कुमार की आंखों में एक अधूरी सी तसल्ली झलकती है। तू है, यह बात सच है, लेकिन बेटे बहू के अलावा भी तो कोई चाहिए जिससे बात की जाए, जो मेरे जैसे ही उम्र का हो, जो मेरे दिल की बात समझे। प्रिया ने गहरी सांस ली। आपकी बात समझ सकती हूँ, लेकिन ये उम्र ऐसी होती है जहाँ लोग बातें भी करने लगते हैं। फिर भी अगर आपको कोई सहारा चाहिए तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप अकेले ना महसूस करें। उसी दिन से प्रिया ने विजय कुमार के साथ बैठना, बातें करना और पुरानी यादें ताजा करना शुरू कर दिया। कभी विजय कुमार अपनी जवानी की बातों में खो जाता तो कभी प्रिया अपने कॉलेज के दिनों की शरारतें सुनाती। इस रिश्ते में न कोई छल था, न कोई छाया, सिर्फ एक बुजुर्ग का अकेलापन और एक बहू की संवेदनशीलता थी। पर कहानी यहीं शांत नहीं थी। एक शाम जब प्रिया अपने कमरे में पुरानी अलमारी साफ कर रही थी, उसे एक पुराना खत मिला। खत विजय कुमार की पत्नी के नाम था, जो उसने कभी भेजा नहीं था। खत में लिखा था, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पाया। तुम्हारे जाने के बाद समझ में आया कि रिश्ते वक्त मांगते हैं और मैंने वह वक्त कभी तुम्हें नहीं दिया। प्रिया की आंखें भर आईं। वह समझ गई कि विजय कुमार का अकेलापन सिर्फ आज का नहीं, सालों से जमा हुआ पछतावा था। उसी दिन उसने ठान लिया कि वह अपने ससुर को न केवल खुश रखेगी बल्कि उनका अधूरा दिल भी भर देगी। इधर अभिमन्यु का कॉल आया। मैं 2 दिन में घर आ रहा हूँ, उसने कहा। अभिमन्यु के लौटने की खबर ने घर में एक नई ऊर्जा भर दी थी। प्रिया ने पूरे आंगन की सफाई करवाई, ससुर जी के कपड़े प्रेस कराए और खुद भी हल्की गुलाबी साड़ी पहन ली। दोपहर में जैसे ही सफेद रंग की कार आकर दरवाजे पर रुकी, विजय कुमार की आंखों में एक अलग ही चमक थी। बेटा, जिसे वह साल में मुश्किल से एक बार देख पाता था, सामने खड़ा था। पापा कैसे हैं आप? अभिमन्यु ने झुककर उनका पैर छूते हुए पूछा। अब अच्छा हूँ, तुझे देखकर तो और भी बेहतर लग रहा है। विजय कुमार ने अपने बूढ़े हाथों से बेटे के सिर को सहलाया। प्रिया ने चाय लाकर सबको थमाई और तीनों देर तक बातें करते रहे। कुछ पल ऐसे थे जहाँ कोई शिकायत नहीं थी, बस अपनापन था। अगले ही दिन सुबह अभिमन्यु ने सुझाव दिया, पापा क्यों ना हम तीनों कुछ दिन के लिए बाहर घूम आए। हरियाणा में एक अच्छा सा किराए का घर मैंने पहले से बुक कर रखा है। थोड़ा माहौल बदलेगा, सबके लिए अच्छा रहेगा। विजय कुमार ने मुस्कुराकर हामी भर दी और तीनों उसी शाम हरियाणा के लिए निकल पड़े। वहाँ पहुँचते ही एक सुंदर से 2 मंजिला मकान में प्रवेश हुआ। मकान में पीछे एक छोटा सा बगीचा था और सामने की बालकनी से खुला आसमान दिखाई देता था। शुरुआत के 2-3 दिन बेहद खुशनुमा बीते। प्रिया और अभिमन्यु साथ मिलकर खाना बनाते, विजय कुमार बगीचे में टहलते रहते। लेकिन फिर एक दिन अभिमन्यु ने कहा, पापा हम दोनों थोड़े दिन के लिए शिमला घूमने जा रहे हैं। आप चिंता मत करना, आपके लिए एक घरेलू सहायिका का इंतजाम कर दिया है जो घर का ख्याल रखेगी। विजय कुमार थोड़ा हिचकिचाए। अकेला? अरे नहीं पापा, आपके पास अब स्मार्टफोन भी है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब सिखा दिया है, अब आपको बिल्कुल बोर नहीं लगेगा। अभिमन्यु हंसते हुए बोले। प्रिया ने भी पापा को समझाया, सिर्फ 3 दिन की बात है, फिर हम वापस आ जाएंगे। विजय कुमार ने नानुकुर के बाद हामी भर दी। 2 दिन बाद घर में एक सादी सी दिखने वाली लेकिन कामकाजी और शांत स्वभाव की महिला सहायिका आई। वह विजय कुमार के खाने पीने, दवाइयों और घर की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखने लगी। लेकिन अकेलापन जब तकनीक से मिल जाए तो इंसान को भटकने में देर नहीं लगती। विजय कुमार स्मार्टफोन पर इंस्टाग्राम चलाते हुए कभी पुराने भजन सुनते, कभी गांव के वीडियो देखते। एक दिन अचानक उसकी नजर एक वीडियो पर पड़ी जिसमें एक युवती अपने लाइव शो का प्रचार कर रही थी और नीचे अपना
व्हाट्सएप नंबर डाल रखा था। शुरुआत में विजय कुमार ने सोचा इससे क्या फायदा, लेकिन कुछ ही क्षण बाद उसने नंबर सेव किया और हेलो भेज दिया। लड़की का जवाब आया, हाय अंकल, आप बहुत क्यूट हो। विजय कुमार को भीतर से कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई भुला हुआ हिस्सा फिर से जाग गया हो। दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। लड़की का नाम सोनिया था। वह कहती थी कि वह अकेली है और अपने दुख किसी से साझा करना चाहती है। उसने विजय कुमार की तस्वीरें मांगी, बातें की और एक दिन कहा, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। विजय कुमार, जो वर्षों से किसी की सच्ची बातों को तरस रहा था, फौरन तैयार हो गया। उसने नौकरानी को कहा, मेरे एक पुराने रिश्तेदार की बेटी मिलने आ रही है, किसी को बताना मत। सोनिया घर पहुंची तो सिंपल कपड़ों में लेकिन आत्मविश्वास से भरी थी। उसने विजय कुमार से कहा, आप बहुत सज्जन लगते हैं, अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या हम कहीं बाहर चल सकते हैं। विजय कुमार ने तुरंत हामी भर दी। दोनों पास ही एक होटल चले गए। वहां विजय कुमार ने पहली बार किसी गैर परिवार वाले से इतने खुले दिल से बातें की। लड़की ने कहा, आप जैसे अकेले लोगों के लिए मैं एक खास सेवा चलाती हूँ। मैं चाहूँ तो आपका दिल बहला सकती हूँ, लेकिन इसके लिए कुछ पैसे देने होंगे। विजय कुमार थोड़ी देर के लिए चुप रहा, लेकिन फिर बोला, अगर इससे मुझे खुशी मिलेगी तो मैं तैयार हूँ। और वहीं से कहानी ने एक मोड़ ले लिया। होटल के कमरे में हल्का संगीत चल रहा था। पर्दे आधे खुले थे और खिड़की के बाहर हरियाणा की रातें चुपचाप सुन रही थीं। विजय कुमार पहली बार किसी गैर रिश्तेदार महिला के साथ इतना समय बिता रहा था। उसकी आंखों में एक अधूरी तसल्ली, एक अनकही चाहत और शायद थोड़ी सी शर्म भी थी। सोनिया मुस्कुरा रही थी। उसके होठों पर शब्द कम, लेकिन आंखों में कोई और कहानी थी। वो बोली, विजय जी, आप बहुत नेक हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच रिश्ता सिर्फ एक दिन का ना हो। आप चाहे तो हम शादी कर सकते हैं। विजय कुमार ने एक पल के लिए आंखें बंद की। भीतर कहीं एक तूफान सा चल रहा था। अकेलापन, उम्र, समाज और उस रिश्ते की रेखाएं जिसे वह पार करने ही वाला था। लेकिन तभी फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था अभिमन्यु। हड़बड़ाते हुए विजय कुमार ने फोन उठाया। हाँ बेटा बोलो। पापा, हम कल सुबह पहुंच रहे हैं। घर पर सब ठीक है ना? अभिमन्यु की आवाज में अपनापन और थोड़ी थकावट थी। हाँ हाँ, सब ठीक है, बस थोड़ा टहलने निकला हूँ। विजय कुमार ने बात को टालते हुए कहा। फोन रखते ही सोनिया बोली, अगर आप चाहे तो मैं अभी साथ चल सकती हूँ। मैं आपके लिए एक नई शुरुआत बनना चाहती हूँ। विजय कुमार ने एक लंबी सांस ली और शांत स्वर में कहा, सोनिया, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन शायद मैं अब उस उम्र में हूँ जहाँ दिल से ज्यादा जिम्मेदारी बोलती है। मेरे बेटे बहू हैं, उनका मान सम्मान है। मैं उनका सिर झुकाना नहीं चाहता। शायद हम दोनों ने इस रिश्ते को गलत समझ लिया। सोनिया ने आंखें नीची कर ली, लेकिन कोई विरोध नहीं किया। वह जानती थी कि इस जवाब का एक दिन आना तय था। विजय कुमार ने उसे होटल से बाहर विदा किया और टैक्सी बुला दी। फिर खुद भी रात के अंधेरे में वापस किराए के घर लौट आया। अगले दिन सुबह प्रिया और अभिमन्यु दोनों घर पहुंचे। विजय कुमार ने दरवाजा खोला। चेहरे पर हौले से थकी सी मुस्कान थी। प्रिया ने नोटिस किया कि ससुर जी कुछ बदले बदले से लग रहे हैं, जैसे कोई बात दिल में दबा रखी हो। अभिमन्यु ने पूछा, कैसा रहा आपका 3 दिन का अनुभव? विजय कुमार ने आंखों में थोड़ा पानी भरते हुए कहा, बेटा, मैंने जिंदगी में पहली बार समझा कि खुशी बाहर नहीं, अपनों के बीच होती है। और अपनों की भी कीमत तभी समझ में आती है जब हम खुद को खोते खोते बचते हैं। प्रिया और अभिमन्यु एक दूसरे की ओर देख मुस्कुराए। घर में फिर से वह पुराना अपनापन लौट आया। कुछ दिनों बाद तीनों वापस अपने गांव लौट आए। इस बार विजय कुमार ने खुद अपनी दिनचर्या बदल ली। अब वह सुबह मंदिर जाता, गांव के बच्चों को पुरानी कहानियां सुनाता और खाली समय में अखबार पढ़ता। वह मोबाइल तो चलाता, लेकिन अब सोशल मीडिया पर नहीं, बल्कि अपने पोते पोतियों के नामों की लिस्ट बनाता जिनसे वह एक दिन मिलना चाहता था। एक दिन प्रिया ने विजय कुमार से पूछा, ससुर जी, अगर सोनिया जैसी कोई फिर से जिंदगी में आए तो? विजय कुमार मुस्कुराए। अब दिल को कोई बहलावा नहीं चाहिए प्रिया, अब जो बचा है वह सिर्फ देना है, अपने बेटे को, बहू को और खुद को माफी। अंत में यह कहानी सिर्फ एक अकेले बुजुर्ग की नहीं थी, बल्कि उस द्वार की भी थी जहाँ तकनीक, रिश्तों और अकेलेपन के बीच इंसान अपने आप को तलाश रहा है।